आज की चर्चा के लिए जो हमें स्रोत मिले हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। और वो एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो अंतरिक्ष में उड़कर खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये सवाल सुनने में जितना आसान है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और जवाब है वायुमंडल। मतलब गैसों का एक बहुत मोटा कंबल जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। सिर्फ हवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कवच है, एक मौसम बनाने वाली मशीन है और एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी, सब कुछ एक में। और स्रोतों से ये भी साफ है कि ये कंबल, जैसा आपने कहा, एक जैसा नहीं है। इसमें कई परतें हैं, लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक। हाँ, और हर परत का अपना अलग किरदार है, अपना अलग काम। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन परतों के सफर पर निकलना, जमीन से शुरू करके अंतरिक्ष के किनारे तक। बिल्कुल। और सफर शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। हाँ। पर हमारे वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन सिर्फ 21%। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। अगर जीवन के लिए ऑक्सीजन इतनी जरूरी है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्यों? यही तो प्रकृति का संतुलन है। देखिए, नाइट्रोजन एक तरह से ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, उसे थोड़ा हल्का करती है। हल्का करती है मतलब अगर हमारा वायुमंडल 100% ऑक्सीजन से बना होता तो चीजें इतनी ज्यादा ज्वलनशील होती कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग लगा सकती थी। अरे बाप रे। गाड़ियां नहीं चल पाती, जंगल हमेशा जलते रहते। तो ये 78% नाइट्रोजन असल में एक जरूरी स्टेबलाइजर है जो पृथ्वी को जलने से बचाता है। वाह, मतलब इसकी मौजूदगी ही हमें सुरक्षित रखती है। तो चलिए इस सुरक्षा कवच की सबसे निचली परत से शुरू करते हैं, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, जहां हम सब रहते हैं। हाँ, और जहां सारा एक्शन होता है। एक्शन? बादल, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, सब कुछ इसी परत में होता है। पृथ्वी की लगभग सारी जलवाष्प, मतलब वाटर वेपर, यहीं मौजूद है। अच्छा, और स्रोत ये भी कहते हैं कि इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा। जी, ध्रुवों पर करीब 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों? गर्मी और पृथ्वी के घूमने की वजह से। इक्वेटर पर सूरज की सीधी गर्मी हवा को फैलाती है और ऊपर धकेलती है, तो वहां ये परत ज्यादा फूल जाती है। और ध्रुवों पर ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात जो थोड़ी उल्टी लगती है, जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो हम सूरज के और करीब जा रहे हैं, तो गर्मी बढ़नी चाहिए, पर होता इसका उल्टा है, ठंड बढ़ जाती है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है, पर सवाल बहुत अच्छा है। असल में क्षोभमंडल सीधे सूरज से गर्म नहीं होता। तो फिर? ये नीचे से गर्म होता है। हाँ। पृथ्वी की सतह पहले सूरज की गर्मी सोखती है और फिर उस गर्मी को वापस हवा में छोड़ती है, जैसे गर्म तवा। अच्छा, तो हम गर्मी के स्रोत यानी जमीन से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी। सही पकड़े। इसी को लैप्स रेट कहते हैं। और स्रोत के आंकड़े कहते हैं कि औसतन हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जी, और इसका असर हम सीधे तौर पर देखते हैं। हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, है ना, जबकि नीचे मैदानों में गर्मी होती है। सही कहा। हम इस हवा को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो भी नीचे मिलती है। बिल्कुल। तो ठीक है, क्षोभमंडल हो गया जीवन और मौसम की परत। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ठीक ऊपर है समताप या स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ का माहौल एकदम अलग है। अलग मतलब क्षोभमंडल की उथल-पुथल के ऊपर एक शांत और स्थिर दुनिया। कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं। और इसीलिए पायलट्स को यहाँ विमान उड़ाना पसंद है। बिल्कुल। जब हम विमान की खिड़की से नीचे बादलों का सफेद समंदर देखते हैं तो हम असल में समतापमंडल में होते हैं। लेकिन वहाँ हवा तो बहुत पतली होती होगी, ऑक्सीजन भी कम। हाँ, इसीलिए तो हवाई जहाज के केबिन को प्रेशराइज किया जाता है ताकि अंदर का माहौल जमीन जैसा रहे। अच्छा। पर पतली हवा का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। हवा का खिंचाव मतलब ड्रैग बहुत कम हो जाता है, जिससे विमान ज्यादा कुशलता से उड़ पाता है, कम ईंधन में ज्यादा तेज। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई विमानों की बात, लेकिन इस परत का एक और भी बड़ा काम है ना? ओजोन परत। हाँ, और ये इसका सबसे जरूरी काम है। हम सब ने सुना है कि ये हमारी रक्षा करती है, पर कैसे? देखिए, ओजोन गैस मतलब O3 सूर्य से आने वाली सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणों यानी UVB और UVC को सोख लेती है।
ये वही किरणें हैं जिनसे त्वचा का कैंसर हो सकता है? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और डीएनए को भी नुकसान हो सकता है। तो ये परत हमारे ग्रह के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। स्रोत में एक शब्द है डॉब्सन यूनिट। इससे ओजोन की मोटाई मापी जाती है? जी, और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। एक स्वस्थ ओजोन परत लगभग 300 डॉब्सन यूनिट की होती है, लेकिन 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर 100 डॉब्सन से भी कम की रीडिंग देखी। मतलब एक खतरनाक छेद। हाँ, ये डॉब्सन यूनिट शब्द अचानक दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। बिल्कुल। इसने दिखाया कि हमारे केमिकल्स हमारे सुरक्षा कवच को कितनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और उन केमिकल्स को बैन किया गया। बिल्कुल। तो ये यूनिट सिर्फ एक माप नहीं, ये एक कहानी बताती है। वाह, कमाल है। तो समताप मंडल हमें बचाता है और विमानों को रास्ता देता है। अब और ऊपर चलते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके ऊपर है मध्य मंडल या मीसोस्फीयर। और ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। सबसे ठंडी? कितनी? यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस? ये तो कल्पना से भी परे है। इसका क्या काम है? इसका एक बहुत जरूरी काम है। ये हमारा उल्कापिंड रोधी कवच है। उल्कापिंड रोधी? हाँ, जब अंतरिक्ष से चट्टानें या उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो इस परत में पहुंचते ही हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। तो जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, वो असल में इसी मेसोस्फीयर में जलते हुए उल्कापिंड होते हैं। कमाल है। एक और अदृश्य रक्षक। तो अब हम लगभग अंतरिक्ष में पहुंच गए। लगभग। इसके ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत शुरू होती है, तापमंडल या थर्मोस्फीयर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी परत में घूमता है। एक मिनट, इसका नाम है तापमंडल। मतलब यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होगा? हाँ, यहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। 1500 डिग्री? लेकिन यहाँ एक मजेदार विरोधाभास है। तापमान बहुत ज्यादा है, पर अगर आप वहाँ अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो वो जलेगा नहीं, जम जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इतनी गर्मी में ठंड कैसे लगेगी? क्योंकि तापमान और गर्मी ये दो अलग चीजें हैं। तापमान हवा के कणों की गति को मापता है। यहाँ कण बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए तापमान ज्यादा है। अच्छा। लेकिन गर्मी महसूस करने के लिए उन कणों का आपके शरीर से टकराना जरूरी है, और यहाँ कण इतने दूर दूर हैं कि आपके शरीर से लगभग ना के बराबर कण टकराएंगे। वाह, ये तो भौतिकी का एक शानदार उदाहरण है। और स्रोतों में इसी थर्मोस्फेयर के एक हिस्से का जिक्र है, आयन मंडल या आयनोस्फेयर। सही। आयन मंडल कोई अलग परत नहीं, बल्कि इसी थर्मोस्फियर का एक हिस्सा है जहां गैस के कण बिजली से चार्ज हो जाते हैं। और ये चार्ज हुए कण हमारे किस काम आते हैं? ये हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन की रीढ़ है। वो कैसे? इसे ऐसे सोचिए कि आयन मंडल आसमान में एक तरह का सिग्नल बाउंसर है। जब जमीन से रेडियो स्टेशन अपना सिग्नल ऊपर भेजता है तो ये परत उसे वापस नीचे फेंक देती है? बिल्कुल। सिग्नल इस चार्ज परत से टकराता है और वापस नीचे एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। बिना इसके रेडियो तरंगे सीधी अंतरिक्ष में खो जाती। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कार में कोई लंबी दूरी का AM रेडियो स्टेशन सुनते हैं तो हम अनजाने में इस अदृश्य परत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही समझे। और इसी आयन मंडल में एक और खूबसूरत घटना होती है, ऑरोरा। नॉर्दर्न लाइट्स। हाँ, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स दोनों। तो चलिए इस पूरे सफर को समेटते हैं। हर परत की अपनी एक पहचान है। क्षोभ मंडल जहां मौसम बनता है। समताप मंडल जो हमें यूवी किरणों से बचाता है। मध्य मंडल हमारा उल्कापिंडों से बचाने वाला कवच। और फिर तापमंडल और आयन मंडल जो संचार को संभव बनाते हैं। ये सभी परतें मिलकर एक ऐसे शानदार सिस्टम की तरह काम करती हैं जो पृथ्वी को रहने लायक ग्रह बनाती हैं। कुछ प्रमुख तथ्य जो याद रखने चाहिए। पहला, 78% नाइट्रोजन एक स्टेबलाइजर है। दूसरा, ओजोन की मोटाई डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है। और तीसरा, कॉमर्शियल विमान स्थिरता के लिए समताप मंडल में उड़ते हैं। सही। ये सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं है, बल्कि एक जीवित सिस्टम है। बिल्कुल। लेकिन हमने अभी तक वायुमंडल की इन खड़ी यानी वर्टिकल परतों की ही बात की है। मतलब? इन परतों के भीतर हवा के विशालकाय हॉरिजॉन्टल बहाव का क्या? दुनिया भर में बहने वाली पवन प्रणालियां, जेट स्ट्रीम्स, वो भी तो है।
अच्छा, मतलब हवा सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण बहाव नहीं है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे सहारा रेगिस्तान से उड़ी धूल अटलांटिक महासागर पार करके अमेज़न के जंगलों के लिए खाद बन जाती है। अरे वाह! या कैसे आर्कटिक की ठंडी हवाएं हजारों किलोमीटर दूर के मौसम को प्रभावित करती हैं। इन परतों के अंदर का ये बहाव एक बिल्कुल अलग कहानी है, जो शायद हमारी अगली चर्चा का विषय हो सकती है।